Good morning, class. 12th Political Science, Chapter 4, South Asia and the Contemporary World. This is the third video of this chapter, and we will be discussing the notes, page number according to page number 80 to 82. In this video, we will study about the one of the member of SAARC and the political problems in Bangladesh. When we talk about बेटा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश हमारे लिए एक ऐसा नेशन है जिसको इंडिपेंडेंट कराने में या फिर वेस्ट पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस दिलाने में इंडिया ने बहुत हेल्प किया है। एक बार पहले हम इसका जोग्राफिकल लोकेशन या मैप में इसका लोकेशन देख लेते हैं। अगर बेटा आप 1947 के टाइम पीरियड पर जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का लोकेशन है, अगर हम उसे ध्यान देते हैं तो मैप में लोकेशन देखिए, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ये बांग्लादेश है एट प्रेजेंट। ये दोनों ही पाकिस्तान रहे और दोनों के साथ बेटा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती रही या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रही, क्योंकि दो देश हैं और दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो जोग्राफिकली ये जो गैप वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में रहा, वो सबसे बड़ा रीज़न रहा ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान का पर्टिकुलरली डोमिनेट करना या उनको फोर्स करना, इस रीजन की प्रॉब्लम को समझे बिना जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स इस रीजन में इम्प्लीमेंट किए जाते थे उन्हें सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके कंसर्न, उनके बेनिफिट्स, उनके नीड या उनको क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में ज़्यादा प्लानिंग नहीं की जाती थी। ये सबसे बड़ा रीज़न है बेटा ईस्ट पाकिस्तान का अपनी वॉइस रेज करने का और वेस्ट पाकिस्तान के साथ इंडिया की हेल्प लेके एक वॉर की डिमांड करने का या इंडिपेंडेंस वॉर फॉट करने का। डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, Point 1 says that Bangladesh, which is before 1947 to 1971 तक का जो टाइम पीरियड है सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जान रहे हैं, was part of पाकिस्तान, पाकिस्तान की टेरिटरी का पार्ट रहा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर बेटा हम वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम्स बेटा आप लर्न कर लें, कई बार एग्जाम में 2 मार्क क्वेश्चन के अंदर हमें पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें प्लीज़ लर्न कर लें एज इट इज़। पॉइंट नंबर 2 हमें ये कहता है कि पाकिस्तान फेस या बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं जो ईस्ट पाकिस्तान फेस कर रहा है फ्रॉम दी वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था वेस्ट पाकिस्तान से। इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, क्योंकि बेटा यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली बांग्ला लैंग्वेज बोला करती थी, पर जो कह सकते हैं ना कि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन रही वो मुस्लिम्स की रही, पर फिर भी जो इस रीजन में पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स की कम और बंगाली पॉपुलेशन या बांग्ला बोलने वाले लोगों की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा रही। तो उर्दू लैंग्वेज इनके ऊपर इम्पोज की गई जो कि वहाँ के लोगों को नहीं आती। इसके अलावा अनफेयर ट्रीटमेंट विद बंगाली लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि इस रीजन के लोगों का जो कल्चर है, बंगाली कल्चर है या कुछ दूसरे रिलीजन का कल्चर है, जो नॉन मुस्लिम रिलीजन के लोग यहाँ पर रहे उनका जो कल्चर है उसे बिल्कुल एक्सक्लूड किया गया या साइडलाइन किया गया। इसके साथ साथ जो बंगाली लैंग्वेज है उसके पॉपुलेशन जो है उनके साथ भी एक अनफेयर ट्रीटमेंट देखने को लोगों को मिला। थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है दैट नॉट गेटिंग फेयर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट एज वेल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर। पहला लैंग्वेज इशू है, दूसरा
कल्चरल इशू है। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन इस रीजन का कम होना। क्या किया जाता था, इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए वेस्ट पाकिस्तान में, जो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई वही पॉलिटिकल पार्टी का पर्टिकुलरली जो रूल है, डोमिनेंस है, वो भी यहीं चल रहा है। इलेक्शंस होते थे पर फिर भी ज़्यादा पावर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं मिला करती थी। जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ काम कर रही है वही पॉलिटिकल पार्टी को यहीं पर काम करने के लिए कहा गया। और बीच में जो मिलिट्रिकल डोमिनेंस रहा या जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए डेमोक्रेसी उनको फेस करने को मिली, वो सब चीज़ें ज़्यादा बेनिफिट्स ईस्ट पाकिस्तान के लिए नहीं क्रिएट कर रही थी। तो एक मूवमेंट लेड किया गया बाय शेख मुजीबुर रहमान। Sheikh Mujibur Rahman led a popular struggle movement in East Pakistan to get independence from the domination of the West Pakistan. शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बेसिकली बेटा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उस पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू लोगों को ये सपोर्ट या लोगों का वो एक फेथ डेवलप किया अपने अंदर कि हाँ, अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश करूँगा, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी में आऊँगा अगर आप मुझे मेजॉरिटी से वोट दिलाते हैं। तो वेस्ट पाकिस्तान का जो डोमिनेंस है वो यहाँ पर मैं कम करने की कोशिश करूँगा। तो शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप के अंदर एक पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट किया गया जो कि ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंस का एक ड्रीम दिखाया गया कि आप मुझे वोट दें तो मैं आपको वेस्ट पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस दिला दूंगा, ठीक है। और वो जो एक डोमिनेंस है वेस्ट पाकिस्तान का वो ख़त्म करवा दिया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हमें ये कहता है मुजीबुर रहमान क्या डिमांड कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान डिमांड कर रहे हैं ऑटोनमी पावर फॉर द ईस्ट रीजन, जो कि अब तक की ईस्ट रीजन को नहीं मिली थी, किससे, वेस्ट पाकिस्तान से। इसके बाद इलेक्शंस टुक प्लेस इन 1970 वेयर इन ईस्ट रीजन अवामी लीग किसकी है बेटा, मुजीबुर रहमान जिसको लीड कर रहे थे। थोड़ा बेटा फैक्ट्स ज़्यादा आएंगे इस चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में भी हमारे पास फैक्ट ज़्यादा थे, इस चैप्टर में भी हमारे पास फैक्ट ज़्यादा हैं और इन्हीं चैप्टर से 6 मार्क्स 4 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके आंसर को क्वालिटी दे रहे हैं ये फैक्ट्स। तो आपको इन फैक्ट्स को थोड़ा सा बार बार रीड करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। तो इलेक्शंस टुक प्लेस इन 1970 वेयर इन ईस्ट रीजन अवामी लीग इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, देख ले लीजिए प्लीज़, एक पॉलिटिकल पार्टी है, won the elections and Sheikh Mujibur Rahman was the leader, वो लीडर बन जाते हैं। He won all the seats particularly where in the East Pakistan, but later he was not able to convince the West Pakistan to get the full autonomy of the East Pakistan। ऑब्वियसली बेटा अगर हम मुजीबुर रहमान की भी बात करें तो है तो वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी ही। अब यहाँ पर चाहे मिलिट्री गवर्नमेंट काम कर रही है तो फिर तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है पावर मिलने के, और अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियसली वो इस पर्टिकुलर रीजन को ऑटोनॉमी नहीं देगी क्योंकि ये तो सेपरेशन हो जाएगा इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से ही। तो दोनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ईस्ट पाकिस्तान को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं मिला, या मुजीबुर रहमान को या फिर आप कह सकते हो अवामी लीग को फुल कंट्रोल ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर कभी नहीं मिल पाया। देन इसके बाद मुजीबुर रहमान वॉज अरेस्टेड। अब क्या करेंगे लोग, जो लोगों के अंदर डिफरेंसेस मेंटेन कर रहा है पर्सन, या फिर मैं कहूँ ये जो मुजीबुर रहमान है जो कि लोगों के अंदर एक विल पैदा कर रहे हैं कि भाई आप ईस्ट पाकिस्तान को हम अलग कर लेंगे, इंडिपेंडेंट बना देंगे, पूरी की पूरी ऑटोनॉमी हमारे पास होगी या हमारा एक डोमिनेंस चलेगा। अब वेस्ट पाकिस्तान को तो ईस्ट पाकिस्तान अपने पास ही रखना है क्योंकि भैया देश का बहुत बड़ा हिस्सा अलग हो जाएगा अगर शेख मुजीबुर रहमान इसी तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते रहेंगे अपनी तरफ या ऐसे ही स्लोगन या फिर असेंबलीज करते रहेंगे कंडक्ट, तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर द वेस्ट पाकिस्तान।
तो सल्यूशन क्या निकाला गया, मुर्जिबुर रहमान को ही अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और जो मिलिट्री रूलर रहे उस टाइम पीरियड पे, याहिया खान, जिनके टाइम पीरियड पे 1971 का वॉर भी हुआ, हमने लास्ट वीडियो में देखा जब हम लोग पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे थे। देन पाकिस्तान आर्मी सस्पेंडेड द बंगाली पॉपुलेशन मूवमेंट इन द ईस्ट पाकिस्तान। तो सल्यूशन यही निकाला गया वेस्ट पाकिस्तान के थ्रू, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ये जो एक मूवमेंट चल रहा था, पहला मूवमेंट के लीडर जो हैं आप उसे ही अरेस्ट कर लो, सबसे बड़ा, क्योंकि लीडर अरेस्ट हो जाएगा तो मूवमेंट चलाएगा कौन। इसके बाद ये जो बंगाली पॉपुलेशन एक मूवमेंट चला रही है अपना डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए, आपने वो मूवमेंट सप्रेस कर दिया, उस मूवमेंट को दबा दिया गया ताकि वो चीज़ों को आप कंट्रोल कर सको। और इन्हीं सब सिचुएशंस के साथ बेटा हमारे पास जो पॉइंट नंबर 4 है वो भी हमें यही कहता है दैट कि जो पीपल इन सर्च ऑफ द पीस एंड सेफ्टी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया। क्योंकि अगर आप रीजन देखते हो तो ये बहुत ज़्यादा पास है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के पास पीस नहीं है, लोगों के पास सेफ्टी इश्यूज़ है कि हमारे जो लीडर थे मुजीबुर रहमान, उसे आपने अरेस्ट कर लिया, मूवमेंट को आप सप्रेस कर रहे हो। याहिया खान की गवर्नमेंट है, यानी कि वो तो मिलिट्रिकल गवर्नमेंट है, और मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए मिलिट्री ही सारा काम संभाल रही है। तो पूरा का पूरा डोमिनेंस, सेफ्टी इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोगों ने क्या करना शुरू करा, इलीगल तरीके से माइग्रेट करना शुरू कर दिया इंडिया में। अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम है कि ये जो इतने सारे रिफ्यूजीज़ बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी परमिशन के इंडिया में भाग कर आ रहे हैं, तो उनका हम क्या करें। तो कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल में, या फिर जो आसपास के स्टेट्स रहे, यहाँ पर ये पॉपुलेशन माइग्रेट होकर आती रही। और इंडिया के पास एक कंसर्न भी है कि भैया हम इनकी सेफ्टी के लिए कुछ कर दें, हम इनको खाना वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, तो हमारी जो पॉपुलेशन है आप उसका एक हिस्सा इनके, या फिर हमारी पॉपुलेशन के लिए जो वेलफेयर के लिए आप काम कर रहे हैं वो उसका एक हिस्सा आप इनको भी देंगे। और इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट है उस टाइम पीरियड पे, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके इंदिरा गांधी भी सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं इंडिया में। तो वो ये भी दिखा रही हैं आसपास के रीजन में कि भैया मैं भी बहुत अच्छे से काम करती हूँ, मैं अपने पड़ोसी देशों का भी ख्याल रखती हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ों में, या वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कराने के लिए इन्वॉल्व होता चला गया। देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड डिमांड ऑफ द पीपल of East Pakistan for their independence and help them financially and militarily as well। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1971 के टाइम पीरियड में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की हेल्प कर रही है, कैसे, फाइनेंशियली भी और मिलिट्रिकली भी, कि आपको पैसे भी दिए जाएंगे काम वॉर लड़ने के लिए, और हमारी जो मिलिट्री है वो आपके मिलिट्री की हेल्प भी करेगी। और इन सभी हेल्प और सपोर्ट का रिजल्ट क्या रहा हमारे पास, द रिजल्ट वॉज वॉर बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन 1971। और यहाँ पर बेटा आपका वेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ईस्ट पाकिस्तान है, और इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, या फिर ये कह सकते हो कि ओनली बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला 26 मार्च 1971 को। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया 1972 के अंदर, और अपने आप को एक सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री की तरह डिफाइन किया। शेख मुजीबुर रहमान 1972 से लेके 1975 तक रूल करा। पर है ना बेटा, एक वो चीज़ है जब हम लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो पहले शेख मुजीबुर रहमान का क्या इन्वॉल्वमेंट था कि भैया पहले हम ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस करा देते हैं, फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो एज अ
रूलर सामने आते हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते हैं, और जैसे ही उनके पास पावर आती है वो भी अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, पहले वेस्ट पाकिस्तान का डोमिनेंस फेस करना पड़ा। आज़ादी मिली तो शेख मुजीबुर रहमान ने मूवमेंट को लीड तो करा, पर आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ईस्ट पाकिस्तान के साथ भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, यानी कि वो प्रॉब्लम जो कि वेस्ट पाकिस्तान के जब साथ थे तब भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश बनने के बाद भी वो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी। तो इधर 1972 से लेके 1975 तक रूल किया, और 75 के अंदर उनका असैसिनेशन कर दिया गया बाय द मिलिट्री एस्पायरिंग ग्रुप्स या मिलिट्री ग्रुप्स के थ्रू, यानी कि उनको मार दिया गया। असैसिनेशन का मतलब बेटा सबके सामने मर्डर करने से है, जैसे कि इंडिया में राजीव गांधी के बारे में और बेसिकली इंदिरा गांधी की जब बात की जाती है तो सेम उस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान का भी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ये किया गया। चीज़ों को शेख मुजीबुर रहमान ने अपने डोमिनेंस में किस तरीके से चेंज किया, आपने पहले कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया है। इधर पॉइंट नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी। जैसे ही आप पावर में आए आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया, और खुद प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावरफुल है, तब तो आप एज ए प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं। जब आपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट किया तब आपने अपने आप को प्रेसिडेंट की तरह अनाउंस कर दिया, तो सारी की सारी पावर मुजीबुर रहमान ही संभाल रहे हैं। तो ये लोगों को थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हुआ कि एक पर्सन जो कि हमारी सेफ्टी के लिए एक मूवमेंट लॉन्च कर रहा था, अब वही हमारे ऊपर एज अ अथॉरिटी और एज अ डोमिनेटर काम कर रहा है। आफ्टर दिस अवामी लीग को अबॉलिश कर दिया गया कि भैया ना तो अवामी लीग रहेगी, ना ही अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान को मोटिवेट करेगी कि भैया आप ऐसे मत करो, या फिर गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिकल फॉर्म में चलाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी को भी ख़त्म कर दिया गया, यानी कि सारा का सारा कंट्रोल एज अ डिक्टेटर या फिर एज अ अथॉरिटेरियन पर्सन शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के अंदर चलाना शुरू कर चुके थे, जिस सभी से परेशान होकर लोगों ने या मिलिट्रिकल कूप ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो काम कर रहे थे पहले, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की तरह काम करते रहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उनको असैसिनेट कर दिया गया। इसके बाद बेटा जो हमारे पास काम करने के लिए सामने आते हैं वो है ज़िया उर रहमान, बांग्लादेश नेशनल पार्टी से एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है 1978 में। ही वॉज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, और याद रखना बेटा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है, इसीलिए उन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली है। 1981 ही वॉज असैसिनेटेड अगेन, और इसके बाद अब्दुस सत्तर वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, बट ही वॉज इन इफेक्टिव एंड समहाउ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद 1982 के अंदर पावर संभालते हैं। यहाँ पर बेटा हमने ना 2-3 चीज़ें देखी है। पहला हम देख रहे हैं मुजीबुर रहमान आ रहे हैं गवर्नमेंट में, जिनका असैसिनेशन किया गया। उसके बाद ज़िया उर रहमान आते हैं, उनका भी असैसिनेशन किया क्योंकि वो भी सिस्टम को ठीक से नहीं चला रहे थे। ज़िया उर रहमान के बाद हमारे पास अब्दुस सत्तार आते हैं, जो कि अपने आप को प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट करते हैं, पर वो एक इनएफिशिएंट प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि इफेक्टिव प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं कर रहे, तो उनको भी आर्मी चीफ के थ्रू हटा दिया जाता है। कि जो आपके अब्दुस सत्तार हैं, ही वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट बट ही वॉज इन इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर, तो उन्हें भी आर्मी चीफ के जो स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद, उनके थ्रू हटा दिया गया 1982 में। आप चाहें तो इसका एक सीक्वेंस बना सकते हैं ईयर के साथ और आप इसे लर्न कर सकते हैं। इरशाद डिसॉल्व द पार्लियामेंट, डिक्लेयर मार्शल लॉ
सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बैंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये भी एक सप्रेशन इरशाद के थ्रू फेस करना पड़ा, क्योंकि मिलिट्रिकल डोमिनेंस है, आते ही कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया, आते ही सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त्म कर दिया, पार्लियामेंट नहीं है, मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भी तो पार्लियामेंट तो फिर भी काम करती है लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग, उसको भी आपने डिसॉल्व करवा दिया। तो सारी की सारी पावर इरशाद अपने बेसिस पर चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। The people of Bangladesh soon rose in a support of the demand of democracy, क्योंकि they all know that कि democracy is one of the best governing system for the development of the individual and the welfare of the society and the nation as well. By mid of 1990s, opposition to Irshad's rule has accelerated. अब इस पॉलिटिकल पार्टीज तो डिसॉल्व किए ना, लोगों को तो आप ख़त्म मार नहीं सकते, सबके जितने भी पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं तो आपके जो एनिमीज़ हैं या जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं वो एक्टिव तो होंगे ही। तो इरशाद के जो अगेंस्ट काम करने वाले थे उन्होंने अपनी डिमांड को रेज़ किया, डेमोक्रेसी की डिमांड को रेज़ किया गया। दिसंबर 1990 में, यानी कि 1982 के अंदर से या टाइम पीरियड से इरशाद काम कर रहे हैं, एक लंबा समय उन्होंने निकाला और 1990 तक वर मार्क्ड बाय द जर्नल स्ट्राइक। इंक्रीज़ किया गया कैंपस के अंदर, यानी कॉलेज के जो बॉयज़ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके थ्रू एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किए गए, पब्लिक रैलीज़ निकाली गई, जर्नल डिस्कशन किए जा रहे हैं, या फिर आप जर्नल लोगों को बता रहे हो कि हम किसी भी तरीके से इरशाद की गवर्नमेंट के साथ अपने आप को कंटिन्यू नहीं करेंगे और हम अपने आप को उनके साथ डिसइंटीग्रेशन करके रखेंगे, डिसइंटीग्रेट करके रखेंगे। और इसी के साथ साथ जब लोग नहीं मान रहे हैं उनकी बात, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ लॉ हो रहा है या लोग इरशाद को काम करने नहीं दे रहे हैं। और इन दी एंड सोल्यूशन क्या निकल रहा है कि इरशाद को उनकी पोस्ट से रिज़ाइन करवाया जाता है बाय 1990। तो 1982 से लेकर 1990 तक का टाइम पीरियड इरशाद ने एज अ डोमिनेटर निकाला और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स। बांग्लादेश को 1971 में इंडिपेंडेंस वॉर जीतने के बाद और 1972 में एक या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने से लेकर 1990 तक एक लंबा टाइम पीरियड इस इंस्टेबिलिटी में निकालना पड़ा। आफ्टर दिस इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991, रिस्टोरेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करके पार्लियामेंट्री सिस्टम में फिर से कन्वर्ट किया गया। और इसके बाद और टिल डेट अभी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही है 1991 से। 1991 में खालिदा जिया फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस और मल्टी पार्टी सिस्टम हैज़ बीन वर्किंग इन दी बांग्लादेश। तो अब ये एज सच प्रॉब्लम पिछले 28-27 ईयर्स से फेस करने को बांग्लादेश में नहीं आई। तो एट प्रेजेंट एक स्टेबल डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर चल रही, मतलब इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड भी नहीं है, बट येस पॉलिटिकली स्टेबलाइजेशन वहाँ पर कुछ हद तक आया है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग नेपाल के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की और डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेबलाइज किया जा सका है वहाँ के लोगों के थ्रू, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।